ऑडियो 3। पुस्तक प्रबुद्ध नारियां आगे आएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। आमतौर से तीसरे प्रहर महिलाओं को कुछ फुर्सत होती है। उस समय शिक्षित नारी संपर्क स्थापित करके उनके बीच गृहस्थोपयोगी चर्चा करें। उनके बाल बच्चों, व्यवस्था, कुछ घरेलू उलझनों पर भी चर्चाएं छेड़ सकती हैं। इधर उधर के उदाहरणों द्वारा भी उनकी दैनिक पारिवारिक गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। देखा गया है कि महिलाओं के स्वभाव में वस्त्र आदि दूसरी वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह करने की आदत होती है। इस संग्रह वृत्ति से वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और जमाखोरी पनपती है। अस्तु आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय बाजार से किया जाना चाहिए। इस ओर उन्हें प्रेरित करें। विचार विमर्श पारस्परिक चर्चा के दौरान भी हो सकता है। आवश्यक नहीं कि इसके लिए गोष्ठी के आयोजन का ही इंतजाम खड़ा किया जाए। केवल शिक्षित नारी के हृदय में अपनी बहनों की पीड़ा हल्की करने का दर्द उत्पन्न हो जाने भर की देर है। समय निकालना, साधन जुटाना तो हर स्थिति में सरल हो जाता है। आधुनिकता की लहर के चाहे जो प्रभाव या कुप्रभाव हुए हों, पर उसका एक अच्छा प्रभाव तो यह है कि स्त्रियों में भी अपनी स्थिति का बोध और योग्यता के प्रति आत्मविश्वास पैदा होने लगा है। यही कारण है कि साक्षरता के प्रसार की दृष्टि से शिक्षित महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। लड़कियों की शिक्षा दीक्षा भी संभ्रांत परिवारों में आवश्यक अनुभव की जाने लगी है और वे भी अपनी बच्चियों को लड़कों के समान शिक्षित बनाने की व्यवस्था करते हैं। उन सामान्य या मध्यम वर्गीय परिवारों में जहाँ की लड़कों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ लड़कियों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना जरूरी समझा जाता है। निम्नलिखित कार्य जागृत महिलाओं को अपने क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रारंभ कर देने चाहिए। पहला, परिवार में आस्तिकता का वातावरण। घर में आस्तिकता का, आध्यात्मिकता का और धार्मिकता का वातावरण बनाना चाहिए। नास्तिकता मनुष्य को उच्छृंखल और मर्यादाहीन बना देती है। कर्मफल, परलोक, ईश्वरीय नियंत्रण आदि को स्वीकार न करने के कारण यह मनोवृत्ति अवसर आने पर कुछ भी क्रूर कर्म करने के लिए तैयार हो सकती है। मनुष्य को पशु और पिशाच बनने से रोकने में सच्चे ईश्वर विश्वास से बढ़कर और कोई आत्मानुशासन नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मनिर्भरता, आत्मबोध, जीवन का महत्व, स्वरूप और लक्ष्य समझकर तदनुरूप रीति नीति निर्धारित करना। परावलंबी बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरियों के कारण बाहरी जीवन में भी डरा मरा, हारा थका, दिनहीन ही बना रहता है। आत्मगौरव, आत्मसंतोष जैसे दिव्य उपहार उसे कभी मिल ही नहीं पाते। आत्मबल संसार का सबसे बड़ा बल है और वह केवल अपनी गरिमा समझने वालों को ही मिलता है। बाहर से कुछ पाने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं, पर यदि भीतर से कुछ पाने के लिए उतना ही प्रयास किया जाए तो चमत्कारी प्रभाव पैदा हो सकता है। अपने अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होकर साधारण मनुष्य को भी देवताओं जैसी विभूतियों से सजा सकती हैं। वे उपलब्धियां प्रगति का प्रत्येक द्वार खोल सकती हैं। जिनमें आत्मविश्वास है, जिन्होंने आत्मनिर्माण किया है, ऐसे व्यक्ति ही महामानवों की कतार में खड़े हो सकने योग्य बने हैं। इतिहास उन्हीं के गीत गाता है। जागृत नारी का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत मान्यताओं में भी आस्तिकता और आध्यात्मिकता को गहराई तक उतारे और उन्हें परिवार के अन्य लोगों की आस्थाओं में भी बिठाने के लिए लगातार प्रयत्न करे। हमारे घरों में पूजा उपासना का वातावरण रहना चाहिए। अच्छा तो यह है कि परिवार के सभी लोग प्रातःकाल नित्य कार्य से निपटकर कुछ समय ईश्वर की गोद में बैठने की भावना के साथ उपासना के लिए शांत चित्त से एकांत में बैठें। गायत्री मंत्र का जाप और उगते हुए सूर्य की दिव्य किरणें अपने शरीर, मन और अंतःकरण में प्रविष्ट होने का ध्यान करें। समय का अभाव हो तो 15 मिनट भी इसके लिए लगाते रहने से काम चलता रह सकता है। उपासना भी नित्य के दैनिक कार्यों में सम्मिलित रहनी चाहिए। यदि अधिक व्यस्तता या अरुचि का वातावरण हो तो भी इतना तो होना ही चाहिए कि पूजा स्थल पर गायत्री माता का, भगवान का चित्र स्थापित हो और काम काज में लगने से पहले वहां जाकर घर का प्रत्येक सदस्य 2 मिनट मौन खड़ा होकर गायत्री मंत्र का
5 बार जप मन ही मन कर लिया करे और प्रणाम करके इस छोटे से उपासना क्रम को पूरा कर लिया करे। इसमें बाधा केवल अरुचि और उपेक्षा के कारण ही हो सकती है, परंतु आस्तिकता के अनेक प्रकार के लाभों को समझा देने पर श्रद्धा के बीजांकुर उगाए जा सकते हैं। उसके लिए बहुत सा साहित्य युग निर्माण योजना द्वारा तैयार किया जा चुका है। सामूहिक भजन कीर्तन गायन वादन की परंपरा भी घरों में चल पड़े तो उससे आस्तिकता की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी हो सकती है। भगवान के गुणगान से लेकर जीवन के भीतरी और बाहरी क्षेत्र में आदर्शवादी उमंगे उत्पन्न करने और प्रगति की दिशा में चरण बढ़ाने तक के विभिन्न विषय इन सहगानों में हो सकते हैं। प्रातःकाल जल्दी सोकर उठने के लिए सारे सदस्य राजी होने चाहिए। स्नान, शौच आदि से निवृत्त होकर सामूहिक प्रार्थना को पति पत्नी साथ साथ या क्रम बनाकर घर का प्रत्येक सदस्य उस साधना स्थल में प्रवेश करे और परमात्मा की उपासना करे। आज का दिन एक परिपूर्ण जीवन है, यह मानकर परमात्मा से सच्चाई, ईमानदारी और नेक निष्ठा की ओर प्रेरित रखने के लिए बल की मांग की जाए। भावना के अनुसार धूप, दीप, अक्षत, रोली आदि से देव प्रतिमा का अभिषेक किया जाए। प्रातः काल का नाश्ता सदस्य ईश्वर के प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो वह और भी मंगलदायक हो सकता है। प्रातःकालीन उपासना समाप्त करके जिसे जिस कार्य में जाना हो उसमें चले जाना चाहिए। स्त्रियां गृह कार्यों में लग जाएं, विद्यार्थी पाठशाला की ओर चले जाएं और पुरुष वर्ग जो जिस कार्य में नियत हो उसमें चला जाए। दूसरा, संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण। परिवार प्रशिक्षण के लिए अपनी एक विशिष्ट परिपाटी है। संस्कार आयोजनों का पुनर्जीवन। इसके लिए सदस्यों के जन्मदिन, विवाह दिन, गर्भवतियों के पुंसवान तथा दूसरा संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण। परिवार प्रशिक्षण के लिए अपनी एक विशिष्ट परिपाटी है। संस्कार आयोजनों का पुनर्जीवन। इसके लिए सदस्यों के जन्मदिन, विवाह दिन, गर्भवतियों के पुंसवन तथा बच्चों के नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन और विद्यारंभ संस्कारों के उत्सवों की प्रक्रिया अपनाई गई है। यह चिर प्राचीन भी है और बिल्कुल नवीन भी। चिर प्राचीन इसलिए कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों की पद्धति आवश्यक रूप से जुड़ी हुई है और इसे बहुत सूझबूझ के साथ प्रचलित किया गया है। चिर नवीन इसलिए कि पारिवारिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व की जानकारी तथा उसे ठीक तरह निभाने की व्यवहारिक रीति नीति इस अवसर पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण में बड़ी सुंदरता से जुड़ी हुई है। संस्कार आयोजनों को बिना किसी खर्च का किंतु अत्यंत उत्साहवर्धक बनाया गया है। अपने अपने घरों पर सभी शाखा सदस्याएं इन आयोजनों को करती रह सकती हैं। भरे पूरे परिवार में जल्दी जल्दी वैसे अवसर आते रह सकते हैं और उस उमंग भरे वातावरण में आदर्शवादी परिवर्तनों की जड़ जमाने का अवसर बार बार मिलता रह सकता है। भारतीय संस्कृति में षोडश संस्कारों की प्राचीन परंपरा विद्यमान है। पंडितों ने उसे लूट खसोट का जरिया बना दिया और शिक्षा प्रेरणा का मूल उद्देश्य नष्ट करके मात्र पूजा पत्री तक उसे सीमित कर दिया। इसलिए जन विवेक ने उसकी अनुपयोगिता देखकर उसकी उपेक्षा आरंभ कर दी। अब वे संस्कार विधिवत कहीं कहीं ही होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि धर्म परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उत्साहवर्धक अभियान के साथ साथ परिवार निर्माण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण करने और प्रगतिशील वातावरण बनाने की समन्वित प्रक्रिया को तत्काल आरंभ कर दिया जाए। इसका परिवारों में विरोध नहीं, स्वागत ही होगा। इसमें दोहरा लाभ है। लोग अपनी परंपराओं के पीछे सन्निहित प्रगतिशीलता को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे। साथ ही परिवार प्रशिक्षण के लिए उत्साहवर्धक परिस्थितियां मिलती रहेंगी। उन छोटे आयोजन समारोह में सहज ही उत्साहवर्धक वातावरण रहेगा। घर पड़ोस के लोग पारस्परिक व्यवहार के कारण तथा कौतूहलवश उनमें इकट्ठे होंगे और उतने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिला जागरण अभियान के कार्यकर्ताओं को अच्छा अवसर मिल जाएगा। घर घर जाकर उत्साहपूर्ण वातावरण में नव निर्माण से संबंधित तथ्यों को समझाना पड़ेगा और उन्हें प्रचलन के स्तर तक पहुंचाना होगा। परिवार निर्माण के लिए प्रचलित ढर्रा बदलने और संस्कार आयोजनों की धर्म परंपरा प्रचलित करके यह प्रयोजन बहुत ही सुविधा
तथा सफलता के साथ उत्साहवर्धक वातावरण में संपन्न होता रह सकता है। षोडश संस्कारों में 10 प्रधान हैं। उनमें से 5 ऐसे हैं जिन्हें बिना पंडित पुरोहितों की सहायता के महिलाएं बहुत ही अच्छी तरह घरेलू उत्सवों के रूप में स्वमेव संपन्न कर सकती हैं। पहला, गर्भावस्था में तीसरे महीने होने वाले पुंसवन संस्कार को मनाते हुए परिवार के लोगों को यह समझाया जा सकता है कि नवजात शिशु को सुसंस्कारी बनाने के लिए गर्भिणी की शारीरिक मानसिक स्थिति किस प्रकार संतोषजनक रखी जा सकती है और उसके लिए घर के वातावरण में पारस्परिक व्यवहार में क्या हेरफेर होना चाहिए। दूसरा, नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखने के साथ साथ उसके जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने और उसके अनुरूप घर को एक संस्कृति पाठशाला के रूप में बदलने के लिए उस परिवार में इस प्रकार के परिवर्तन अभीष्ट हैं, यह सुझाया जा सकता है। तीसरा, अन्नप्राशन संस्कार यूं होता तो बच्चे का है और प्रधानतया बच्चे के आहार विहार के संबंध में बरती जाने योग्य सतर्कताओं की जानकारी दी जाती है, पर वस्तुतः सारे घर के आहार विहार की चर्चा की गुंजाइश उसमें रहती है। हम प्रायः अखाद्य खाते और अपेय पीते हैं, उससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य नष्ट होता है। इस प्रसंग में अनिति उपार्जन से पेट भरने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस तथ्य को भी समझाया जा सकता है। चौथा, मुंडन संस्कार में बच्चे का मानसिक विकास करने की प्रेरणा मुख्य है। जन्मजात पशु संस्कारों के प्रतीक आरंभिक बाल काटकर उनके स्थान पर संस्कृति की प्रतीक शिक्षा। चौथा, मुंडन संस्कार में बच्चे का मानसिक विकास करने की प्रेरणा मुख्य है। जन्मजात पशु संस्कारों के प्रतीक आरंभिक बाल काटकर उनके स्थान पर संस्कृति की प्रतीक शिखा स्थापित की जाती है। मस्तिष्क पर आदर्शवादी मान्यताओं का अधिकार सिद्ध करने वाली धर्म ध्वजा फहराई जाती है। मुंडन के अवसर पर यह समझाया जा सकता है कि बच्चे का ही नहीं, सारे परिवार का मानसिक विकास आवश्यक है और उस महान उपलब्धि के लिए किस प्रकार का चिंतन और कर्तव्य होना आवश्यक है। पांचवा, विद्यारंभ संस्कार में विद्या की आवश्यकता, उपयोगिता एवं सही दिशा के संबंध में घर के हर सदस्य को जानकारी मिलती है और यह बताया जाता है कि ज्ञान संपदा के अभिवर्धन में परिवार के हर सदस्य का पूरा उत्साह और अनवरत प्रयत्न बना रहना चाहिए। निरोगता और समृद्धि की तरह विद्या संपदा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। यूँ तो यह 5 संस्कार छोटे बालकों के मनाए जाते हैं, पर वस्तुतः बच्चे तो निमित्त हैं, वे तो बेचारे कुछ समझते तक नहीं। आयोजन में वास्तविक शिक्षण पूरे परिवार का तथा उपस्थित संबंधी पड़ोसियों का होता है। घर घर प्रशिक्षण प्रक्रिया चल पड़े, इसके लिए इन आयोजनों का प्रचलन महिला जागरण की सभी सदस्यों के यहाँ होना चाहिए। छोटे बच्चों का सिलसिला प्रायः चलता ही रहता है। किसी महीने किसी का नामकरण तो कुछ महीने बाद किसी का अन्नप्राशन, किसी का मुंडन। इस प्रकार किसी न किसी बहाने बार बार परिवार प्रशिक्षण के अवसर आते रहेंगे और उपयोगी प्रेरणाओं से उन लोगों को बार बार प्रभावित किया जाता रहेगा। यह परिवार निर्माण की दृष्टि से एक बहुत ही उत्तम विधि व्यवस्था है, जिसे प्रचलित करने के लिए महिला मंडलों को पूरा प्रयत्न करना चाहिए।